Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today, the topic we are going to discuss is the bioavailability of drugs. Here, that's my name. So, what is bioavailability? Amount of a drug that reaches systemic circulation in unchanged form, or the amount of a drug that is available for pharmacological action. For example, a patient comes to you and you give him a drug, और वो ड्रग जो है वो ओरल रूट के थ्रू ले रहा है, लेट्स सपोज, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% ड्रग की अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाए, और जितनी अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है उतनी ही आगे एक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही अपनी साइट ऑफ एक्शन पर उसने पहुंचना होता है। सो जो ब्लड के सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अवेलेबल होगी वही ही अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100% ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाए अनचेंज फॉर्म में, ठीक है। तो जो अमाउंट जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किसी भी ड्रग की पहुंच रही है, फॉर एग्जांपल हमने उसे 100 मॉलिक्यूल सजेस्ट किए थे, 100 मॉलिक्यूल हमने कहा था कि लेने, अब वो 100 मॉलिक्यूल ले रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो 100 के 100 मॉलिक्यूल सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाएं। उसमें वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि पूरी अमाउंट कभी भी नहीं पहुंचेगी। जितनी अमाउंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है वो सिंपली उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। इसीलिए ये डेफिनेशन उसकी है, अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म का मतलब क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। और या अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज़ अवेलेबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये भी सेम बात है, क्योंकि जितनी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है उतनी ही आगे एक्शन के लिए अवेलेबल है। सो दोनों सेम डेफिनेशन है, कोई इसमें डिफरेंस बात नहीं है। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हेयर यू कैन सी कि ये जो ड्रग्स हैं, ये कोई भी पिक्चर में से ड्रग आप ले लें, आपने उसको ओरली एडमिनिस्टर किया है। एज यू कैन सी हेयर एरो, ये ओरली एडमिनिस्टर किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आएगी, स्टमक, और फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, तो यहाँ से फिर वो एब्जॉर्ब होगी। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये हम एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो एब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं होगी, थोड़ी सी जो ड्रग है अमाउंट उसकी वो हमेशा लॉस होगी। 100% एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद फर्स्ट पास इफ़ेक्ट आता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो ब्लड की अमाउंट जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है वो बेसिकली क्या है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी। सो होप बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी। 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला, क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन, ये भी हम डिस्कस करते हैं। फिर फर्स्ट पास इफेक्ट, देन फैक्टर्स विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। सो फर्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये कि जब हम ड्रग्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें क्वालिटी का कितना ख्याल रखा जाता है, और उसकी जो प्रिपरेशन की क्वालिटी है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होती हैं और सॉलिड फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होती हैं। लाइक सिरप्स हैं, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं। दैन जो सॉलिड फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल हैं वो टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, कैप्सूल्स वगैरह हैं। तो अब जब भी हम कोई सॉलिड ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करें, अब इतनी बड़ी टैबलेट तो जाके सीधी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वहाँ उस जीआईटी के अंदर उसकी ब्रेक डाउन होगी, छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे और फिर वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंटेग्रेशन, यानी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना ड्रग्स के। सो ये जो डिसइंटेग्रेशन है ये ज़रूरी है बिफोर एब्जॉर्प्शन, इसके बगैर एब्जॉर्प्शन ड्रग्स की हो ही नहीं सकती। अभी इतनी बड़ी ड्रग थोड़ी एब्जॉर्ब होती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं फिर जाके एब्जॉर्ब होती हैं। सो सॉलिड ड्रग्स मस्ट बी डिसइंटेग्रेटेड बिफोर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसके बगैर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। अब इस डिसइंटेग्रेशन को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं।
which are these following factors affecting disintegration are as follows. देन है मॉइस्चर, पहला है मॉइस्चर कंट्रोल। जब आप ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, ये भी इस बात को इफ़ेक्ट करेगा कि उसकी डिसइंटीग्रेशन जो है वो कैसे होगी, कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर उसकी डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा हो रही है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, और जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सो डिसइंटीग्रेशन का एब्जॉर्प्शन से डायरेक्ट रिलेशन है और एब्जॉर्प्शन का फिर बायो अवेलेबिलिटी के साथ रिलेशन है। सो हम कह सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन है उसका बायो अवेलेबिलिटी के साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब रिलेशन है। सो वो तमाम फैक्टर्स जो डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करेंगे वो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करेंगे, और जो एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करेंगे वो बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। पहला है मॉइस्चर कंट्रोल, तो मॉइस्चर कंटेंट, जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उस ड्रग के अंदर मॉइस्चर कितना है ये उसकी डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करेगा और अल्टीमेटली बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। देन है एडिशन ऑफ एक्सीपिएंट्स। तो एक्सीपिएंट्स होते हैं जब हम कोई ड्रग बना रहे होते हैं तो जो एक होता है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसने आगे एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, और एक होता है उसके साथ एक्सीपिएंट्स यानी वो मॉलिक्यूल जिसने ड्रग अपना एक्शन उसका कोई नहीं होता लेकिन हम उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल है या नहीं ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जांपल ये कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक हमारा साल्ट है पैरासीटामोल, इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, ये है हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब अगर हम इस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ पैरासीटामोल के साथ सुक्रोज को भी उस टैबलेट के अंदर ऐड कर दें तो ये सुक्रोज ने एक्शन नहीं परफॉर्म करना, ये उसका एक्सीपिएंट है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ऐड किया गया है। लेकिन ये जो एक्सीपिएंट्स हैं ये डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, और जब वो डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। देन पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव ड्रग, ऑब्वियसली बात है कि अगर पार्टिकल साइज़ कम होंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और अगर पार्टिकल साइज़ जो है वो लार्जर होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। इट्स सिंपल। और जब एब्जॉर्प्शन को ये इफ़ेक्ट करें तो अल्टीमेटली उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को। देन कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये चौथा फैक्टर जो है ये भी डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करता है, और जब ये डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को करेगा और अल्टीमेटली जो है बायो अवेलेबिलिटी को करेगा। सो वो तमाम फैक्टर्स सॉलिड ड्रग्स के केस में जो डिसइंटीग्रेशन को इफ़ेक्ट करें वो एब्जॉर्प्शन को करेंगे, और जब वो एब्जॉर्प्शन को करेंगे तो वो बायो अवेलेबिलिटी को करेंगे। सो एंड में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल इज इसेंशियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर टू इंश्योर यूनिफॉर्म बायो अवेलेबिलिटी। ये पहला फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास है फर्स्ट पास इफेक्ट। सम ड्रग्स which are absorbed from gastrointestinal tract are metabolized in the liver before reaching systemic circulation, and when there is metabolism it decreases bioavailability. As you can see in this picture, this is the representation of gastrointestinal tract. So ये आप देखें यहाँ से कोई ड्रग जो है वो gastrointestinal tract के अंदर आई तो यहाँ पर उसका क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होकर ये कहाँ के आ रही है, एज यू कैन सी है दिस इज़ पोर्टल वेन, पोर्टल सर्कुलेशन में आ रही है, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ आ रही है, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर उसका सबसे पहले होगा मेटाबॉलिज्म। एज यू कैन सी हियर देयर इज़ मेटाबॉलिज्म इन द लीवर, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है ड्रग वो कुछ लॉस हो जाएगी। सो जितनी आई थी उतनी एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, और जितनी एब्जॉर्ब हुई थी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच रही, बीच में लीवर के थ्रू जब वो गुजरती है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, तो लिहाजा कम मिकदार पहुंचती है, और ये वाली जो अमाउंट पहुंचेगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिस इज़ बायो अवेलेबिलिटी। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इसको एक पेशेंट से रिलेट करके, कि एक पेशेंट को आपने 100 मॉलिक्यूल दिए हैं। सो जब वो 100 मॉलिक्यूल लेता है तो 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, हो सकता है उस केस के अंदर 80 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हों और बाकी जो 20 मॉलिक्यूल हैं वो फीसिस के अंदर लॉस हो रहे हैं। एज यू कैन सी हियर यहाँ से वो ले रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ जो है वो ऐसे फीसिस में लॉस हो रहा है। सो उस 100 मॉलिक्यूल में से 80 मॉलिक्यूल जो हैं एब्जॉर्ब हो गए। अब जब वो एब्जॉर्ब हुए तो वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ आए, लीवर के अंदर, यहाँ पर उसका हुआ मेटाबॉलिज्म।
सो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ और मॉलिक्यूल जो है वो लॉस हो गए, तो अब वो 80 मॉलिक्यूल नहीं रहे, वो 50 पर आ गए, बाकी मज़ीद 30 मॉलिक्यूल लॉस हो गए। तो एंड में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहे थे 50 मॉलिक्यूल थे। सो ये 50 मॉलिक्यूल जो हैं ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहे हैं और यही अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल हैं। सो ये उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी। सो इस तरह आपका ये अब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है, यानी जब ड्रग्स जो हैं उसमें से एब्जॉर्ब होकर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में आती हैं, तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में लॉस हो जाती है और एज अ रिजल्ट बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज फर्स्ट पास इफेक्ट। सो ये भी बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। देन लास्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी। जो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो तमाम फैक्टर्स हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो फैक्टर्स देखना चाहते हैं तो आप वो ड्रग एब्जॉर्प्शन वाला लेक्चर सुन लें, तो उनके अंदर ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन को फैक्टर्स। यहाँ पर सिर्फ ये लाइन का कंसेप्ट समझ लें कि अगर किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो इट मीन्स वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा आ रही है, तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। बड़ा एक सिंपल सा रिलेशन है। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कम है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम आ रही है, तो इट मीन्स उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम है। सो एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। सो वो तमाम फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करेंगे वो बायो अवेलेबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करेंगे। देन इन केस ऑफ इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%। चूँकि हम बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। सही हो गया। अब चूँकि इंट्रावीनस केस के अंदर आप जितनी भी ड्रग थी उसको डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ड्रग लॉस नहीं हो रही, और जब लॉस नहीं हो रही तो 100% अवेलेबल है फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सो हम कहते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। सो दिस वाज फ्यू थिंग्स अबाउट द बायो अवेलेबिलिटी। थैंक यू सो मच।